नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि इनमें से कौन ईंधन है। तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन ईंधन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि सीएनजी, एलपीजी और लकड़ी ये सभी के सभी ईंधन है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो आप सभी बताइए कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अम्लीय होती है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। तो जल्दी से बताइए कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो आपको बताना है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जल्दी से बताइए कि किस विलयन वाला पीएच मान सबसे अधिक होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 से जितना कम रहेगा वो उतना ही अम्लीय होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एथेन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आपको बताना है कि एथेन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथेन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि क्यूपाइराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आप सभी बताइए कि क्यूपाइराइट किस धातु का अयस्क है। आपका ऑप्शन है पारा, जिंक, तांबा, एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि क्यूपाइराइट तांबा का अयस्क है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली गैस कौन है। आपका ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जल्दी से बताइए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली गैस कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी गैस है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। तो जल्दी से बताइए कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। एक प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पेंटेन के कितने संरचना समयवभ संभव है। तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी कि दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। आपका ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोडियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है Na। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुलता है कौन है। आपका ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोना, लोहा, तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो केवल अम्ल राज्य में ही घुलता है सोना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सोना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। तो आप सभी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर पता होगा तो उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि बैटरी का अम्ल है। आपका ऑप्शन है सांद्र HCl, ऑप्शन सी है सांद्र HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ऑप्शन सी है H2SO4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप जल्दी से बताइए कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaO। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो जल्दी से बताइए कि आयोडीन युक्त नमक कौन है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि NaCl प्लस में Kl ये भी आपका आयोडीन युक्त नमक है और NaCl प्लस KlO3 ये भी आपका आयोडीन युक्त नमक है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो जल्दी से बताइए कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी संश्लेषित, ऑप्शन सी गंधीय तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गंधीय, यानी कि लौंग तेल एक गंधीय सूचक है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और एक बेहतरीन प्रश्न है कि घरेलू गैस में LPG का मुख्य अवयव क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि घरेलू गैस में LPG का मुख्य अवयव क्या होता है। आपका ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन तथा ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। LPG गैस का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है। तो जल्दी से बताएंगे कि आयोडीन को किस द्रव में घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एथिल अल्कोहल, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो आपको बताना है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। आपका ऑप्शन है संतृप्त, ऑप्शन बी असंतृप्त, ऑप्शन सी आंशिक संतृप्त और ऑप्शन डी है अति संतृप्त। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होता है वह आपका होता है संतृप्त प्रकृति का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि इथिलीन है। आप सभी को बताना है कि इथिलीन क्या है। आपका ऑप्शन है पैराफिन, ऑप्शन बी ओलिफिन, ऑप्शन सी अल्केन, ऑप्शन डी एल्काइन। तो जल्दी से बताइए कि इथिलीन क्या है।
तो एथिलीन आपका एक प्रकार का ओलिफिन है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि तिहारी बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जल्दी से बताइए कि तिहारी बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था और तिहारी बांध किस नदी के किनारे स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले ये दोनों जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि तिहारी बांध का निर्माण जल की आपूर्ति के लिए बनाया गया था, भूमि सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तिहारी बांध किस राज्य में पड़ता है और किस नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। आपका ऑप्शन है सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोरीन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सोडियम। तो जल्दी से बताएंगे कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फूल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्प में। यानी कि पौधों का जो जनन अंग होता है जिसे हम लोग प्रजनन अंग भी कहते हैं वो पुष्प में, फूलों में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक बेहतरीन प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। आपका ऑप्शन है जंतुओं में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी परजीवियों में, ऑप्शन डी हरे पौधों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो आप सभी को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। आपका ऑप्शन है जल से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी डिक्टियासोम से। तो जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो जल से बाहर निकलता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आप सभी को बताना है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन है यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में, मुंह में। तो जल्दी से बताएंगे कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं आपके अमाशय में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। आपका ऑप्शन है ऑस्टोमाटा में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो जल्दी से बताएंगे कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। आपका ऑप्शन है ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवायवीय शोषण में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो जल्दी से बताएंगे कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। आपका ऑप्शन है ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी मेंदुला ग्रंथि, ऑप्शन डी
थायराइड ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी पदार्थ को क्या कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। तो जल्दी से ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि रक्तचाप मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी है सेफगामानोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेफगामानोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें पाई जाती है। आपका ऑप्शन है जंतुओं में, ऑप्शन बी पौधों में, ऑप्शन सी पौधों और जंतुओं दोनों में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पौधों में, यानी कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ऊंट में, ऑप्शन बी घोड़ा में, ऑप्शन सी तेलचट्टा में और ऑप्शन डी है मानव में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तेलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि रक्त क्या है। आपका ऑप्शन है पदार्थ है, ऑप्शन बी ऊतक है, ऑप्शन सी कोशिका है और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है और तरल संयोजी ऊतक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह आपका आखिरी प्रश्न है कि मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है। आपका ऑप्शन है ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी यूरोक्रोम, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मानव के मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।